हेलो गाइज, आज हम हमारी फर्स्ट यूनिट एक्सरे का जो है कंप्लीट जो हमारा बचा हुआ है या दो टॉपिक बचे हुए हैं या आपको कोई भी कमेंट बॉक्स में जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। कंप्लीट हमारी एक्सरे यूनिट के रिगार्डिंग जो आपकी प्रॉब्लम आई है आप डाल सकते हैं। और लास्ट तो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो हमारा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बचा हुआ है, एक कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम बचा हुआ है, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हमने स्टार्टिंग में क्या था, इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा के ड्यूरिंग हमने के अल्फा लाइन भी देखी, के बीटा देखी, एल अल्फा देखी, एल बीटा देखी। तो अब हम करेंगे एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। जैसे पता ही चलता है एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। इमिशन में क्या होता है, जंप करके बाहर निकल जाते हैं। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि और इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कई बार आता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम में मेजरली डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, व्हेन बीम ऑफ एक्सरे पासिंग थ्रू ए सैंपल द इंटेंसिटी ऑफ रेज बिकेम वीकर बिकॉज एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। कि एक अगर कोई सैंपल है उससे अगर हमारी एक्सरे बीम पासेज हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी तो कम होनी है ऑब्वियसली, क्योंकि क्या कुछ तो ऑब्जर्व हो जाएगी या कुछ स्कैटर हो जाएगी, इधर उधर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो उसके कारण जो क्या होती है, इंटेंसिटी वीक हो जाती है जो पासिंग होने के बाद। तो इन absorption the X-ray photon strike on the electron and energy of absorbed photon is transformed into kinetic energy of electron plus potential energy of the excited atom that is equal to binding energy of the electron। की जो हमारी अब्जॉर्प्शन की ड्यूरिंग क्या होता है, अगर कोई फोटोन स्ट्राइक किया जो हमारी सेल्स में एग्रीगेट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसमें क्या होंगे, उसने अब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि हमारी तो एनर्जी तो कंजर्व होती है। तो उसने क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो किसके बराबर होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगी। For such purpose, a beam of continuous X-rays pass through the film of a substance and transmitted beam is sent into an X-ray spectrograph and X-ray absorption spectrum of that substance is obtained। अगर इस पर्पज़ से हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ है कि हमने एक सैंपल से पास की और जो पास होने के बाद हमने एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या कर ली, ट्रांसमिटेड बीम को कैप्चर कर लिया। तो उससे क्या हो जाएगा, उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ जाएगा उस सब्सटेंस का, उसका हमें ये पता चल जाएगा उसने कितनी अब्जॉर्ब की है। अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का भी पता चल जाता है इससे हमें पर्टिकुलर सब्सटेंस का जिससे पास करवाई हमने। द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ डिफरेंट फ्रॉम emission spectrum of X-ray, like emission spectrum in absorption spectrum K alpha K beta and show on spectral line are not appear। कि हमारा जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है इमिशन स्पेक्ट्रम में। जैसे इमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे के अल्फा के बीटा अल्फा ऐसे लाइन अपीयर होती थी स्पेक्ट्रल लाइन, बट अब्जॉर्प्शन के केस में ऐसे ये लाइन अपीयर नहीं होंगी। ये रीजन हम बाद में पढ़ेंगे। द एक्सरे ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो इसका मतलब कि एनर्जी कम है तो अगर स्ट्राइक कर रही है एटम में तो जाहिर सी बात है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे ही हिट कर पाएगी। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, इजेक्ट आउट करवा सकती है। पर अगर हम एनर्जी सफिशिएंट नहीं है हमारी, जो हमने इंसिडेंट करवाई हमारी एक्सरे, तो क्या उससे एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, वो इजेक्ट आउट करवा ही नहीं सकती इलेक्ट्रॉन का। तो हमारा एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब तक हमारी एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो जाती किसी सेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराने के लिए, तब तक हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो मतलब ट्रांसमिटेड होती रहेगी। वो उसको इजेक्ट आउट नहीं करवाएगा, उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगी थ्रू द एटम, हमारी एक्सरे पास होती रहेगी। बट जब इतनी सफिशिएंट एनर्जी की हो जाएगी हमारी एक्सरे, अगर हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं उसकी एक्सरे की, तो क्या हो जाएगा, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर निकल जाएगा। तो उस टाइम पे हमारा क्या आ जाएगा, एक शार्प एज बन जाएगा और उसके बाद हमारी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद हमारी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब होगा। तो ये मैंने दे रखा है। तो इफ़ द एनर्जी ऑफ एक्सरे इज नॉट सफिशिएंट टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल then the absorption decrease continuously till the energy becomes sufficient to knock out electron from next inner cell। कि नेक्स्ट इनर सेल तक जब तक वो
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ एक्सरे वी ऑब्टेन ए शार्प इंक्रीज इन अब्जॉर्प्शन, कि हम अगर हमारी एनर्जी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सडन, तो उससे क्या हो गया, हमारी अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन में भी शार्प इंक्रीज होएगा, क्योंकि वो सफिशिएंट हो जाएगी इजेक्ट आउट करने के लिए। इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर, इसके कारण हमारा जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर शो होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन एज, इसको अब्जॉर्प्शन एज कहते हैं। द अब्जॉर्प्शन एज लेबल्ड एज के एज एल एज ETC। अगर हम के से निकालना चाहते हैं, के सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो कुछ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की या एनर्जी की हमें क्या होगी, एक्सरे की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब उसकी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की इक्विवेलेंट हम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम पे अब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और फिर उसके बाद हमारा अब्जॉर्प्शन चलता रहेगा, तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, एक एज मिलेगा के रिस्पेक्टिवली, के सेल के रिस्पेक्टिवली, उसको बोलते हैं के एज। ऐसे ही एल के रिस्पेक्टिवली मिलेगा, उसको हम एल एज बोलेंगे। एम के रिस्पेक्टिवली मिलेगा, उसको हम एम एज कह देंगे। अगर हम मान में कि हम के सेल से निकालना चाहते हैं, तो हमें कितनी एक कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, हमने बोल दिया इसको न्यू के। तो न्यू के जब तक इक्विवेलेंट नहीं हो जाती हमारी, तो क्या होती रहेगी, ट्रांसमिशन होता रहेगा। जब इक्विवेलेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन होएगा, शार्पली अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर अब्जॉर्प्शन चलता रहेगा। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में है। तो इसका मतलब क्या, वेवलेंथ इधर इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इधर, क्योंकि अपोजिट होता है, इधर इंक्रीज हो रही है। तो ये आपको, अगर आप फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बनाना चाहते हो तो आप अब्जॉर्प्शन को इधर दिखाओगे, ट्रांसमिशन को इधर, और वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में करें तो आपको सेम शो करके आना है। फॉर द अब्जॉर्प्शन एज अप्रोक्सीमेटली बाइंडिंग एनर्जी ऑब्टेन, कि अगर हम अब्जॉर्प्शन एज बना लेते हैं तो उसके अप्रोक्सीमेटली हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर पाते हैं या ऑब्जर्व कर पाते हैं। हमने इधर न्यू के लिया है, द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल, न्यू के वो फ्रीक्वेंसी जिसके जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है के सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये हमारा ग्राफ है। तो हमने दिखा रखे कि क्या, जब तक न्यू के से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम थी, तो इधर होएगा ना कम, क्योंकि लैम्डा के विद रिस्पेक्ट दिखा रखे है। तो इधर हमारी क्या है, लैम्डा इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो इधर फ्रीक्वेंसी क्या ज़्यादा। तो जब कम थी तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड होता रहेगा, ट्रांसमिशन होएगा, मतलब वो पास होती रहेगी बिना किसी मतलब अब्जॉर्प्शन के। बट जब ही इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट आ जाएगी तो एक साफ हो जाएगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, वो रिजेक्ट आउट होने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये कंटिन्यूसली उसके बाद हमें अब्जॉर्प्शन मिलेगा। अब हम इस ग्राफ के बारे में पॉइंट लिख देते हैं। एज शोन इन द फिगर, व्हेन फ्रीक्वेंसी लेस देन वीके एक्सरे इज ऑलमोस्ट ट्रांसमिटेड, कि जब तक वीके से कम थी तो ऑलमोस्ट ट्रांसमिटेड होती रही। बट व्हेन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन वीके एक्सरे स्ट्रांगली ऑब्जॉर्ब्ड, कि जब हमारी वीके से ज़्यादा होगी तो स्ट्रांगली क्या हो जाएगी, ऑब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जॉर्प्शन के एज इज कॉल्ड, ऑब्जॉर्प्शन के अब्जॉर्प्शन लिमिट की, मतलब इसके अगर हम के एज के लिए बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारी के एज आया है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह सकते हैं, के अब्जॉर्प्शन लिमिट कह सकते हैं, कि इस लिमिट पे ही हमारा क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा के सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ईच एलिमेंट्स गिव ओनली वन के अब्जॉर्प्शन एज, कि हमारा हर एक एलिमेंट में एक ही के एज आता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक ही के सेल जो होते हैं उसके लिए एक सिंगल एनर्जी लेवल मिलता है हमें। हम इमिशन के बाद के ड्यूरिंग हमने बात की थी, क्योंकि हर एक एन लेवल किस में टूटता है, 2n-1 में टूटता है। तो एन की वैल्यू रखो इधर 1 होती है, तो 2 × 1 1, 1 - 1 1, तो हमारा के लेवल कितने लेवल में टूटेगा, सिर्फ एक में टूटेगा। तो इसलिए हमें के लेवल के विद रिस्पेक्ट हमें सिर्फ एक अब्जॉर्प्शन एज मिलेगा। बट एल की बात करेंगे तो 3 लेवल में टूटता है, तो 3 लेवल में टूटेगा तो हमें 3 अब्जॉर्प्शन एज मिलेंगे। जैसे ही जेड इंक्रीज होता है तो हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हायर वैल्यू की तरफ हमारा एज है शिफ्ट हो जाएगा। लिखना कैसे है, एज जेड इंक्रीज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर सेल इंक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज विद जेड। Hence for higher elements absorption एज शिफ्ट टूवर्ड हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, के अगर जेड की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं तो एज हैं जो हमारे वो हायर फ्रीक्वेंसी की साइड क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे या शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जेड की वैल्यू के साथ।
डिफरेंस बिटवीन इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये भी आता है हमारे 4 नंबर में कई बार कि हमें पता होना चाहिए। अब देख तो चुके हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम में तो हमारे स्पेक्ट्रल लाइन में बनती थी के अल्फ़ा के बीटा और एल अल्फ़ा ETC, बट हमारे अब्जॉर्प्शन के केस में हमें एज मिलते हैं, नंबर ऑफ लेवल के इक्विवेलेंट ही मिलते हैं। हमें 5 मिलेंगे, के एल में 3 और के में 1। और एक क्या होता है कि हमारे पास जो हाँ बस ये एक तो एब्जॉर्प्शन लाइन का है जो इसमें बनता है, हमारे पास इमिशन में बनता है, और एक आप डिफरेंस डाल सकते हो एज की फॉर्मेशन। तो क्या बोलते हैं एब्सेंस ऑफ डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन लाइन, कि हमारे पास डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन लाइन नहीं होती। अगर इमिशन की बात करें, इमिशन स्पेक्ट्रा के अल्फ़ा के बीटा लाइन अपीयर वैन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर सेल टू इनर सेल की जब हमने बात की, अगर बात करें के अल्फ़ा की, तो कब होता है जब एल के सेल से हमने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट किया और उसकी पोजीशन एल वाले ने ली थी, तब हमारा क्या आया था, एल से के में जंप करते तो उतनी इक्विवेलेंट एनर्जी का हमारे पास क्या था कि फोटोन निकला था या एक्सरे निकली थी। तो हमारी जो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जो आई थी स्पेक्ट्रा में वो के अल्फ़ा स्पेक्ट्रल लाइन आई थी। ऐसे के बीटा आई थी जब एम से के में जंप किया था। बट अगर हम अब्जॉर्प्शन की बात करें तो अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बट इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन द occurrence of these line possible only when electron of inner cell jump to outer cell after absorbing a photon, but this case is not possible because the next जो inner cell होती है already full quota of electron, hence k alpha k beta l अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन आर नोट ऑब्जर्व इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे। क्या अगर हम अब्जॉर्प्शन की बात करें तो अब्जॉर्प्शन की बात करें तो कैसे होगा, इनर के सेल तक हमने क्या किया, एक फोटोन को टारगेट करवा, तो ये इजेक्ट आउट होगा, तो ये कहाँ जाए, एल सेल वाला इसको क्या कर ले, अब्जॉर्ब कर ले। तो मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, एल सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन आ सकता है ये, क्योंकि एल सेल का तो पहले ही क्वेटा फुल है कि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारी आउटर सेल है वो तो हो सकता था किसको ऑब्जर्व करे, पर इनर सेल तो पहले ही फुल होती हैं, तो ये के अल्फ़ा लाइन कैसे हमारे मतलब स्पेक्ट्रम कैसे पॉसिबल हो सकती है, कैसे अकर हो सकती है। तो सिमिलरली दूसरी लाइनों की बात करेंगे के बीटा एल अल्फ़ा, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि अब जॉब कैसे करेगी, एक सेल इनर सेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे इनर सेल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास फुल क्वेटा ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उधर तो एमिशन की बात की थी तो वो रिजेक्ट आउट हो चुका था, तब जंप कर वहाँ से हमारा आउटर सेल से इनर सेल में जंप हो गया था। बट उस आउटर सेल में भी तो दूसरी आउटर सेल ने वैकेंसी को फिल किया था, इसीलिए हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिली थी। द अपीयरेंस ऑफ सास अब्जॉर्प्शन एज, ये किस में मिलता है, हमें अब्जॉर्प्शन के केस में मिलता है, ये हम बात ही कर चुके कि इन एक्सरे फोटोन हाउएवर मतलब अब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम इफ इट हैज़ ए सफिशिएंट एनर्जी टू रिमूव द एटम इफ इट हैज़ टू रिमूव द इनर सेल इलेक्ट्रॉन, की मतलब एक पर्टिकुलर सेल है उसका इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट आउट होगा जब उसको मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसको बाहर निकलने की, तो उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करवाएं, तो उससे कम अगर एनर्जी प्रोवाइड करो तो वो ट्रांसमिटेड होती रहेगी, जैसे हमने देखा था इधर हमारे ग्राफ में। और अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, एक शार्प एज बनेगा और कंटिन्यूसली बाद में हमें क्या मिल जाएगा, अब्जॉर्प्शन मिल जाएगा। बट इमिशन के केस में तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ किसके केस में होता है, अब्जॉर्प्शन के केस में। तो ये हमारा क्या होगा, एक डिफरेंस हो गया, एक तो फॉर्मेशन ऑफ शार्प एज की, और एक हमारे क्या हो गया, स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि इमिशन के केस में होती है। At a particular value of frequency, we get absorption, otherwise photon transmitted through the atom at this particular frequency. We observe sharp edge corresponding to each inner cell. After this frequency, we observe continuous absorption. किस फ्रीक्वेंसी के बाद तो कंटिन्यूस अब्जॉर्प्शन मिलेगा, इससे पहले हमें नहीं मिलेगा। ये आपको मैं दिखा देती हूँ अभी एल के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एल में कितने होंगे, 3 जो हमारे क्या होंगे, फॉर्म बनेंगे, 3 एज बनेंगे। ये हमारे एल के लिए आप दिखा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वर्सेज एल की बात, इंटेंसिटी को आपको शो करके आना, तो ऐसे एज बना के आने, शार्प एज। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूस एक्सरे एमिशन की। हमें है ना जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम की बात, क्योंकि हमें तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ही ज़्यादा यूजफुल था। हम जो हमने अब तक बात की थी ना, वो सारे कंटिन्यू जो है एक्सरे स्पेक्ट्रम था वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का था। तो उसके साथ साथ हमें कंटिन्यूस एक्सरे भी स्पेक्ट्रा मिलता है, वो क्यों मिलता है उस रीजन को डिस्कस करेंगे, और इसी से हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट खत्म हो जाएगी। हमारा लास्ट टॉपिक है when X-ray are excited by electron, then in addition to characteristic spectrum, a continuous spectrum of different nature arise। कि जब हमारा एक्सरे क्या होते हैं, एक्साइट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को इन एडिशन, तो उससे क्या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम के साथ साथ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी मिलता है। जैसे ये हमारा के सेल का है,
इसको हमने क्या दिया कि हाई एनर्जी का था तो क्या कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट किया पर जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, लेस काइनेटिक एनर्जी का होगा। तो फिर वो उसको कोई और ऑब्जर्व कर ले तो उससे क्या हो जाएगा, हमें कंटिन्यूस एक्सेस स्पेक्ट्रा भी मिलेगा। द कंटिन्यूस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू स्लो डाउन मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट इन द कूलम्ब फील्ड ऑफ न्यूक्लियस की। जो हाई एनर्जी का गया था निकला तो लेस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का, ये अगर किसी पे टारगेट कर जाए, किसके कूलम्ब फील्ड ऑफ न्यूक्लियस के, कूलम्ब फील्ड ऑफ न्यूक्लियस में अगर इंटरेक्शन कर जाता है तो उसके कारण जो हमें एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हैज ए शार्प लिमिट लैम्डा नोट ऑन लोअर वेवलेंथ साइड whose value depend on the X-ray tube voltage and independent on the atomic number Z of the target element। कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हमारी जो हमारा एक्सरे ट्यूब ली थी उसके वोल्टेज पे डिपेंड करती है, बट जेड पे क्या होती है, अनडिपेंडेंट होती है। तो इसकी एक लिमिट होती है वेवलेंथ की कि इसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, शार्प एज मिलेगा। अगर इस वेवलेंथ की कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का हम क्या कर रहे हैं, एक्सरे को इस पर टारगेट करवा रहे हैं, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। ये था हमारा कंटिन्यूस एक्सरे के साथ हमारी यूनिट ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करके आपको बता दूंगी और हम फिर इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे रेमन स्पेक्ट्रा के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।